हाय गाइस, आपका द प्रज्ञान इंस्टीट्यूट हाथरस में स्वागत है। आज हम संविधान की फीचर्स को कवर करते हैं। आखिर संविधान की विशेषताएं क्या हैं। ये 13 पेज की पीडीएफ है। थोड़ा स्पीडली लेके चलेंगे क्योंकि फटाफट फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। देखो संविधान, इसको थोड़ा सा नज़र डालते हैं। देखो हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान तत्व मूल भावना के संबंध में अद्वितीय है। इसके कई तत्व हैं, जैसा कि आपको पता है। पहली बार ये 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था देश में अंशतः। और जब देश में संविधान लागू हुआ तब जो कुल अनुच्छेद थे वो 395 अनुच्छेद हैं। ये सारी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं। अब बात आती है, हम संविधान की विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले कि आखिर हमारे संविधान की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं। और इससे पहले इसका जो डेटा है वो डेटा हम बंद कर देते हैं, तो बार बार मैसेज ना आए। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब इसे देखते हैं। हमारे संविधान की जो विशेषताएं, सबसे लंबा लिखित संविधान है। पहला पॉइंट तो यही है कि सबसे लंबा लिखित संविधान है। पहला पॉइंट ये है। संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक लिखित और एक दूसरा है लिखित जैसे कि अमेरिकी संविधान, एक अलिखित जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। तो भारत संविधान 2 टाइप के होते हैं, एक तो लिखित, एक अलिखित। जो लिखित है उसका एग्जाम्पल भारत का संविधान है, अमेरिका का संविधान है। अलिखित उसका एग्जाम्पल है ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, तो ब्रिटेन का संविधान, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये बता रहे हैं कि भारत का संविधान है उस विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जरा इसे हाईलाइट कर लें तो पढ़ने में अच्छा लगेगा। भारत का जो संविधान है वो क्या है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत बृहद है। मूल रूप से 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। तो जब संविधान पहली बार लागू हुआ था देश में, उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद थे और एक प्रस्तावना तो एक ही रहेगी। ये है संविधान को, हमारे यहाँ संविधान है वो बृहद बनाने के पीछे कई कारण हैं। जगह से पहला पॉइंट है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण, भारत का भौगोलिक विस्तार अधिक है, इसलिए लिखित संविधान बनाया गया है और बृहद संस्थान है। और साथ ही संविधान है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का भी ये पूरा एक ही है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग है, ऐसा नहीं है। सबके लिए एक ही प्रावधान है। मतलब सबके लिए जो भी प्रावधान है वो सब एक ही बुक में लिखे हुए हैं, एक ही संविधान में लिखे हुए हैं। पहला कारण तो ये है ऐतिहासिक। और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के लिए प्रोविजन है सब एक ही जगह है, इसलिए बृहद है। दूसरा ऐतिहासिकता। इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 के बहुत सारे प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र राज्यों के लिए एकल संविधान है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के लिए जो भी प्रोविजन है वो सब एक ही बुक में, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में है। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। मतलब कानून के जानकार थे, जो लॉयर थे, जो एडवोकेट थे जाने माने उस समय के तत्कालीन, उन सब का प्रभुत्व था। और वकीलों की तो भाषा होती है, ऑब्वियस सी बात है, मतलब जो है बृहद रूप में, और टेढ़ी भाषा होती है। तो इस तरीके से बृहद है। दूसरी बात ये है, हाँ, इसी का फिर आगे यहाँ पर बढ़ाया गया है। सॉरी, ये क्या हो गया यार, रुको। हाँ, इसी बात को फिर यहाँ पर ये बढ़ाया गया है कि संविधान न केवल शासन के मौलिक सिद्धांतों बल्कि प्रशासनिक प्रावधान भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों को आम विधानों पर छोड़ दिया गया है उन्हें भी भारत के संविधान में शामिल किया गया है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है विभिन्न स्रोतों से भेद है। मतलब भारतीय संविधान में जो प्रोविज़न लिए गए हैं वो विभिन्न स्रोतों से लिए गए हैं। ये है इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी, भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया। जैसा कि हमने पिछले जो टॉपिक था उसमें हमने कवर किया था, उसमें बताया था 60 देशों के संविधानों को छानने के बाद भारतीय संविधान को बनाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत संविधान का ढांचागत जो हिस्सा है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का जो दार्शनिक भाग है, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी, इसी क्रम से अमेरिका और आयरलैंड से लिया गया। मतलब डीपीएसपी जो प्रोविज़न है, डीपीएसपी जो कॉन्सेप्ट है वो आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक राइट। और हमारे यहाँ जो न्यायिक समीक्षा वाली कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान का जो राजनीतिक भाग का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी से लिए गए। जर्मनी से इमरजेंसी वाले, ऑस्ट्रेलिया से शायद संघ वाला है, ऐसा भी क्लियर नहीं है मुझे, उससे लिया गया है।
ऐसे कनाडा से के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया संविधान से, जर्मनी संविधान से इमरजेंसी वाला, रूस के संविधान से ड्यूटी वगैरह ली है, और भी प्रावधान हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी ली गई है। फ्रांस के संविधान से फ्रेटर्निटी, जो बंधुता वाली जो कंसेप्ट है ना, कि बंधुता और क्या क्या थे, 3 कंसेप्ट थी, 3 के मतलब स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये 3 कंसेप्ट थी, फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं, फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। और दक्षिण अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कि भारत जो संविधान है उसे अमेंड किया जा सकता है ज़रूरत के अनुसार। इसी तरह जापान के संविधान से साथ विधि के समझ समता की कंसेप्ट ली गई है। इस तरह से ये प्रोविज़न लिए गए हैं विभिन्न देशों के संविधान से। ये दूसरा पॉइंट है। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का रहा है। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोकसभा आयोग, अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिया गया। न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, संघीय व्यवस्था, ये सब भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब तीसरा विशेषता क्या है भारतीय संविधान की, वो है नम्यता और अनम्यता। मतलब हमारे भारतीय संविधान को नम्यता अनम्यता के दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। मतलब संविधानों को, एक होता है अनम्य संविधान, दैट इज कठोर संविधान, उसे माना जाता है इसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए अभी देखते हैं, ये है, हाँ ये है, ठीक है। अनम्य संविधान, कठोर संविधान उसे माना जाता है जिसमें संविधान को संशोधित करने के लिए विशेष प्रक्रिया की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकी संविधान। एक होता है लचीला संविधान या नम्य संविधान, वह कहलाता है इसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जिससे किसी आम कानून के निर्माण की हो, जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान न तो लचीला है न ही कठोर है, बल्कि दोनों का मिला जुला है। अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संविधान संशोधन का प्रावधान है। किसमें? अनुच्छेद 368 में। कौन से हैं? यहाँ अनुच्छेद 368 में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। मतलब विशेष तरीके से संविधान को, मतलब विशेष बहुमत से संविधान के संशोधन की बात की गई है। किसमें? 368 में। क्या है इसे देखते हैं, ये है, हाँ, विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है कुछ अभिबंधों को। मतलब अच्छे 368 के तहत विशेष बहुमत की बात कही गई है। विशेष बहुमत 2 टाइप का है। एक तो संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है कुछ अभिबंधों। उदाहरण के लिए दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत जो 50% से अधिक है। दूसरा तरीका यह है किसी संविधान संशोधन का विशेष बहुमत के द्वारा कि संसद के विशेष बहुमत, कुछ अन्य प्रावधानों के लिए संसद का विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। कुछ प्रोविजन ऐसे हैं। कुल मिला के विशेष बहुमत 2 टाइप का है और ये दोनों टाइप किस आर्टिकल के तहत आती हैं? 368 के तहत। तो ये हमारी नम्यता और अनम्यता की विशेषता हो गई भारतीय संविधान की। नेक्स्ट भारतीय संविधान की विशेषता क्या है उसे देखते हैं। वो हमारी ये है एकात्मकता की ओर। मतलब भारत का जो क्या है ये विशेषता है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। मतलब भारत में संघीय व्यवस्था है लेकिन एकात्मकता की ओर ज़्यादा झुकाव है। मतलब संघीय व्यवस्था तो है, यूनियन गवर्नमेंट, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, लेकिन और लोकल गवर्नमेंट भी होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये मतलब है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण हैं। जिसमें संघ के लक्षण कौन कौन से हैं ये भी पूछे जा सकते हैं। आम बात है कि संघ के लक्षण क्या हैं? आम लक्षण 2 सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हालांकि लोकल गवर्नमेंट भी है। तो 2 सरकार, शक्तियों का विभाजन होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये लक्षण हैं किसके? संघ के, कि लिखित संविधान होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, शक्तियों का विभाजन होगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगी, 2 गवर्नमेंट होगी, संविधान की सर्वोच्चता होगी और संविधान की कठोरता भी होगी, और न्यायपालिका की लिबर्टी होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका, और द्विसदनता होगी। ये है संघीय सरकार की विशेषता। नेक्स्ट है, यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है। मतलब एकात्मकता बोलो या गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान हैं। कौन कौन से? जैसे एक सशक्त केंद्र है, एक संविधान, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता वाली बात भी है इसमें, ये भी है। एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता। संविधान का लचीलापन भी है, एकीकृत न्यायपालिका है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति है। ये हमारी
एकीकृत वाली चीज़ें हैं। केंद्रीय न्यायपालिका ये भी है, एकीकृत न्यायपालिका अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आपातकालीन प्रावधान भी हैं। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में दर्शाया गया है। किसके रूप में? राज्यों के संघ के रूप में। इसके दो अभिप्राय हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। मतलब जो भारतीय संघ है वो राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, ये वाली बात है। तो ये है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब है 2 गवर्नमेंट है, शक्तियों का विभाजन है, लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की कठोरता है, द्विसदन है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। हालांकि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता के लक्षण है, जैसे एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड, संविधान का लचीलापन है, एक मजबूत केंद्र है। ये सब एकात्मकता की ओर बताती हैं या गैर संघीय लक्षण हैं। अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अब अखिल भारतीय सेवाएं क्या है? ये एकात्मकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना पकड़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पकड़ मतलब गैर संघीय लक्षण है अखिल भारतीय सेवाएं। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, इमरजेंसी वाली प्रोविजन है, ये एकात्मकता वाली गैर संघीय लक्षण है। फिर भी संविधान में कहीं संघीय शब्द नहीं है, लेकिन राज्यों का संघ वाली चीज़ है। हमारे संविधान में राज्यों की संघ की जो कंसेप्ट है वो तो है, जो कि अनुच्छेद 1 में दी गई है। राज्यों की संघ वाली बात तो है, जो कि हमारे अनुच्छेद 1 में दी गई है। ये है। इसके 2 मतलब हैं कि किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। जो भारतीय संघ है और राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। दूसरा, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का राइट नहीं है, ये दूसरी बात है। इसी कारण भारतीय संविधान को निम्नलिखित नाम दिए गए हैं, जैसे एकात्मकता की भावना में संघ, अर्थ संघ। भारतीय संविधान के बारे में कुछ स्कॉलर्स ने बात कही है, जैसे एकात्मकता की भावना में संघ किसने कहा है? के.सी. वेरी। बार्गेनिंग फेडरलिज्म की बात कही है मॉरिस जोन्स ने। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात किसने कही है? ऑस्टिन ने, ग्रीनवॉल ऑस्टिन। फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, आइवर जेनिंग्स। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। अब नेक्स्ट विशेषता कौन सी है? सरकार का संसदीय रूप। तो देखो, सरकार के 2 रूप होते हैं भारत में। सरकार का जो रूप है वो कौन सा? संसदीय रूप। वैसे सरकार के 2 रूप होते हैं, एक अध्यक्षीय रूप होता है, एक संसदीय रूप। भारत में ब्रिटेन से संसदीय रूप लिया गया है सरकार का। अध्यक्षीय, देखो ये लिखा था भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की जगह ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को लिया गया है। संसदीय प्रणाली बोलो या तंत्र, अमेरिका के अध्यक्षीय तंत्र की जगह ब्रिटेन का संसदीय तंत्र को अपनाया। संसदीय तंत्र विधायिका कार्यपालिका के मध्य सहयोग के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, संसदीय जो तंत्र है वो विधायिका कार्यपालिका के बीच समन्वय सहयोग के बेस के प्रिंसिपल पर काम करती है। जबकि हमारी जो अध्यक्ष वाला जो सिस्टम है वो हमारा जो अध्यक्ष वाला सिस्टम है उसके बारे में बात की जाए तो वो क्या है, उसे देखते हैं। हाँ, ये है। जो कि अध्यक्ष वाला सिस्टम है उसमें क्या है, उसमें दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। दोनों के बीच मतलब कौन कौन? विधायिका और कार्यपालिका। ये तो था इसमें, जरा देखें। विधायिका कार्यपालिका, हाँ, विधायिका कार्यपालिका के मध्य कोऑपरेशन सहयोग की बात है संसदीय व्यवस्था में। जबकि अध्यक्षीय व्यवस्था में क्या है? विधायिका कार्यपालिका के बीच सहयोग नहीं है, विभाजन है। अलग अलग काम, मतलब एक दूसरे काम में कोई वो नहीं है, उनका कोऑपरेशन नहीं है, कोई विरोध भी नहीं है। ये है। संसदीय व्यवस्था को सरकार की उत्तरदायी वेस्टमिंस्टर रूप या उत्तरदायी सरकार या कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। यहाँ तक किसी पीएम गवर्नमेंट भी बोलते हैं। भारत में कहते हैं मोदी गवर्नमेंट। इसी तरीके से भारत में संसदीय व्यवस्था की विशेषता निम्न है। वास्तविक नाम मात्र कार्यपालकों की उपस्थिति। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है? वास्तविक कार्यपालक होता है, नाम का कार्यपालक होता है। जैसे भारत में जो वास्तविक कार्यपालक कौन है? पीएम है। दैट इज संसदीय व्यवस्था में जो वास्तविक कार्यपालक कौन होता है? पीएम। जबकि आपका अध्यक्षीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालक कौन होता है? राष्ट्रपति। संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालक पीएम और जो अवास्तविक है, नाम मात्र का है, वो है प्रेसिडेंट। हालांकि उनके नाम से सब कुछ होंगे, लेकिन जो स्पेशल पावर है पीएम के पास ही है इस संदर्भ में, मतलब विधायिका कार्यपालक के संदर्भ में। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें प्रेसिडेंट सर्वा होता है, जैसे तीन आर्मी की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर वो होता है प्रेसिडेंट। इमरजेंसी लगाने से संबंधित
सरकारी वो करेगी, लेकिन जब तक राष्ट्रपति उस चीज़ की अनाउंस नहीं करेंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे, तब तक वो लागू नहीं होगी। ये चीज़ बहुमत वाले दल की सत्ता। ठीक है, विधायिका की समझ, कार्यपालिका की जवाबदेही, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, इस तरीके से है। साथ ही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, ये वाली बात है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व। फिर निचले सदन का विघटन। ये संसदीय व्यवस्था की व्यवस्था है कि वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालक की उपस्थिति, बहुमत वाले दल की सत्ता है, विधायिका की समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, पीएम या सीएम का नेतृत्व और निचले सदन का विघटन। ये है, इस तरीके से ये हो जाती है। ठीक है, और भारत में और किसी संसदीय व्यवस्था में, चाहे भारत की हो अथवा ब्रिटेन की, प्रधान भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दैट इज वही मुख्य कार्यपालक होता है, जैसे कि राजनीति की जानकारी से पीएम सरकार भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अब बात आती है नेक्स्ट विशेषता क्या है। नेक्स्ट विशेषता हमारी ये है, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। मतलब भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है, संविधान की संप्रभुता है, क्योंकि संसद की संप्रभुता का नियम जो है ब्रिटेन संसद से जुड़ा हुआ है, क्योंकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का जो प्रिंसिपल है वो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है। मतलब ठीक इसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक व्यवस्था भी अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है। अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का वो है प्रावधान है, क्योंकि भारतीय संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया नहीं है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। विधि की नियत प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोनों में अंतर है। तो भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। भारतीय संविधान निर्माता ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता की जगह भारत में संविधान की संप्रभुता व अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी है। मतलब भारतीय संविधान निर्माता ने भारतीय संविधान में ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका की सर्वोच्चता है उसकी बीच संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी है। एक और जहाँ सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। मतलब कहने का यह है कि एक और जो हमारा न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, वो विधायिका के द्वारा, संसद के द्वारा या राज्य की विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। वहीं दूसरी ओर संसद कोई अधिकार है कि वो संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है या कानूनों को बदल सकती है। ये है। नेक्स्ट है, अगली विशेषता क्या है देखते हैं। 7 एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। अगली है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। ये है, भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत है, मतलब सिंगल है। जैसे हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, इसी तरीके से सिंगल न्यायपालिका है। ऐसा नहीं है कि राज्यों की अलग न्यायपालिका है और सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग है, ऐसा नहीं है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, इसके नीचे राज्य स्तर पर हाई कोर्ट हैं। राज्य में हाई कोर्ट के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट व अन्य निचली अदालतें। न्यायालयों का एकल तंत्र है, केंद्रीय कानूनों के साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। न्यायालय का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका, राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। अब देखो जुडिशरी क्या लागू कर रही है, जो लॉ बनाए गए हैं विधायिका के द्वारा, वो भारत में एकल न्यायपालिका है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून और स्टेट गवर्नमेंट कानून दोनों को लागू करती है और दोनों की समीक्षा भी करती है कि कहीं वो असंवैधानिक तो नहीं है, उसकी समीक्षा भी करती है। क्योंकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो न्यायपालिका है उसके भी स्तर है, एक संघीय न्यायालय है और एक राज्य न्यायालय। राज्य न्यायालय राज्य कानूनों को लागू करता है और जो संघीय न्यायालय संघीय कानूनों को लागू करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष अदालत है भारत में। यह शीर्ष न्यायालय है जो कि नागरिकों के बेसिक राइट की सुरक्षा की गारंटी देता है। ये वाली बात कहना है यहाँ, ये है।
हाँ, सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। शीर्ष न्यायालय नागरिकों मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। संविधान का संरक्षण है। संविधान में इसकी संहिता के लिए कई प्रावधान हैं। न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा है। न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्त है। भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन है। भारत की संचित निधि। विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक है। मतलब विधायिका में ऐसा नहीं है कि न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा की जाए। सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक है। सेवानिवृत्त हो गया कोई भी जज किसी भी कोर्ट का, चाहे वो इंटीग्रेटेड कोर्ट है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो अदालत में जाकर फिर कामकाज करेगा, उस पर रोक है। अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना। कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में दखल नहीं देगी, ये है। उसकी स्वतंत्रता को बरकरार रखना, ये है। नेक्स्ट विशेषता क्या है भारतीय संविधान की? ये है बेसिक राइट, जो कि किस संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का जिक्र है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के खिलाफ अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार और छठा है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरीके से पूछा जाए भी 6 अधिकार हैं। और एक पहले प्रॉपर्टी का भी राइट हुआ करता था, जिससे फिर हटा दिया गया। अब वो लीगल राइट है, बेसिक राइट नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी का राइट जो होता था ना, मूल अधिकार, तो उसके आधार पर कोई भी गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, कोई हाईवे वगैरह निकल रहा है, या कोई भी पब्लिक पर्पस से किसी की ज़मीन, मतलब कोई भी ऐसा रिसोर्स है नेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट उस ज़मीन को हायर करके वहाँ पर प्रोडक्शन करना चाहती है, तो वो ज़मीन को लेना चाहेगी। तो लेकिन पब्लिक है वो उसे नहीं देना चाह रही, तो ऐसे में कोर्ट में चले जाते थे, तो पब्लिक जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट थे वो रुक जाते थे, इसलिए ये लेके आए। ठीक है, तो मतलब ज़मीन किसी भी कोई भी मतलब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए कहीं ना कहीं हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। और वो ज़मीन यदि प्राइवेट हाथों में है, किसी भी इंडियन की है, कोई भी भारतीय की है, तो उससे गवर्नमेंट वो हायर करती है, हायर नहीं, उसका अधिग्रहण करती है ज़मीन का। और अधिग्रहण करने में यदि वो दिक्कत हो, मतलब वो जो कोर्ट में चले जाए, लोग ना देना चाहें, तो उसमें दिक्कत होती थी पहले। इसलिए उस प्रॉपर्टी जो राइट पहले जो था, प्रॉपर्टी का राइट टू प्रॉपर्टी बेसिक राइट था, इसके तहत कोर्ट में चले जाते थे, कोर्ट उस पर रोक लगा देती थी। इस तरीके से गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट थे उन पर काम नहीं हो पाता था, रुक जाते थे। ऐसे में फिर जो बेसिक राइट जो था, प्रॉपर्टी वाला राइट, उसे हटा के फिर लीगल राइट बना दिया उसे। तो अब जो है हाल फिलहाल अभी 6 टाइप के मौलिक अधिकार हैं: समानता, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। इनके बारे में डिटेल में जब पढ़ेंगे, वो अलग पूरा चैप्टर है, तब हम पढ़ेंगे। और इनकी रक्षा के लिए क्या करते हैं? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, ठीक है, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण जैसे, ठीक है, ये सब जो है रिट जारी करके कोर्ट जो बेसिक राइट है उनको कंजर्व करता है। अब नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसे देखते हैं। संविधान की अगली विशेषता क्या है? नीति निर्देशक तत्व। ये है, देखो, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इनका उल्लेख संविधान के 4थे भाग में किया गया है। इन्हें मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: सामाजिक, गांधीवादी और उदारवादी। सामाजिक, उदारवादी, गांधीवादी। नीति निर्देशक तत्वों का काम सोशल, इकोनॉमिक, डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना। देखो, इससे पहले हमने जो उससे जो पढ़ा था, हमने जो बेसिक राइट वाली जो अभी जो बात पढ़ी है हमने विशेषता, तो बेसिक राइट क्या करते हैं? ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करते हैं, मतलब राजनीतिक जो लोकतंत्र है उसको पुष्ट करने का काम करते हैं, उसे इस्टेब्लिश करने का काम करते हैं। जबकि डीपीएसपी सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को बढ़ावा देते हैं, मतलब सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को इस्टेब्लिश करने का काम कौन करते हैं? डीपीएसपी। जबकि फंडामेंटल जो राइट हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक जो लोकतंत्र है उसे पुष्ट करने का, उसे इस्टेब्लिश करने का काम करते हैं। इतनी सी बात है। जो डीपीएसपी के जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिए गए हैं? इनका काम ये है, इसका उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है भारत की। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, ये वाली बात है। यहाँ पे एक बात ये भी इम्पोर्टेंट है, गौर करने वाली है, कि ये है, देखो,
हाँ, इसमें कहा गया है संविधान में कहा देश की शासन व्यवस्था में सिद्धांत मौलिक हैं, इसकी देश की जिम्मेदारी कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाएं। मतलब जब गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है, अधिनियम बनाती है या फिर कोई पॉलिसी नीति बनाती है डेवलपमेंट की, तो उस समय डीपीएसपी को ध्यानगत रखा जाए। इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है। इसकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनमत है। हालांकि कानूनी रूप से इन्हें लागू नहीं किया जा सकता, ऊपर लिखा हुआ है ये है। मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकार और नीति देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। मतलब बेसिक राइट और डीपीएसपी के बैलेंस पर रखी गई है। क्या रखी गई है? भारतीय संविधान की नींव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किस बारे में कहा गया था, मिनर्वा मिल्स का। नेक्स्ट विशेषता क्या है भारतीय संविधान की? ये है मौलिक कर्तव्य। अब देखो जो बेसिक राइट हैं अमेरिका संविधान से ली गई, और जो डीपीएसपी है आयरलैंड के संविधान से ली गई। अब जो बेसिक ड्यूटी वाली जो बात है भारतीय संविधान में ली गई है, ये यूएसएसआर मतलब जो तत्कालीन जो रूस था उसका नाम पहले यूएसएसआर था, उसके संविधान से ली गई। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिया गया है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया था। आंतरिक आपातकाल था ना तब, मतलब जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी भारत में, जो नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी, उस टाइम इसे शामिल किया गया। ये है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 2002 के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य को इसमें फिर और जोड़ा गया। ये है इसके साथ प्रत्येक भारतीय का ये ड्यूटी होगा कि संविधान, राष्ट्र का जो ध्वज है, राष्ट्रगान है, उसकी आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, और हमारी जो संस्कृति है उसकी समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करे। ये है सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करे। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को याद दिलाते हैं। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो नागरिकों को क्या याद दिलाते हैं, ये वाली बात बता रहे हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, अपने देश, अपने नागरिकों, उन्हें अपने समाज, अपने देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है। नीति निर्देशक तत्वों की तरह कर्तव्यों को कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। मतलब बेसिक राइट को तो कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है, ये प्रोविजन है इन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन डीपीएसपी और बेसिक ड्यूटी को कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इन्हें नैतिक रूप से लागू किया जाना चाहिए, ऐसा भारतीयों से, भारतीय संविधान के निर्माताओं की अपेक्षा रही है। नेक्स्ट है अगली विशेषता क्या है भारतीय संविधान की? वो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष का मतलब सेकुलर स्टेट। भारत का संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी भी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारतीय धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं। देखो धर्मनिरपेक्ष वाली जो बात है मूल भारतीय संविधान में तो खैर नहीं थी, बाद में शामिल की गई है। किसके तहत की गई है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और एक और था कोई शब्द। इस तरीके से 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और एक और शब्द था कोई, इस तरीके 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट है प्रस्तावना। हम भारतीय नागरिक की आस्था, हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना, विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। नेक्स्ट, किसी भी व्यक्ति को कानून की समझ समान समझा जाएगा, उसे कानून की सुरक्षा समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी, किसी व्यक्ति को कानून समझ समान समझा जाएगा। नेक्स्ट, धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक सेवा में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे, ये वाली बात है। नेक्स्ट अगली बात ये है, सार्वजनिक सेवा नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने और उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है। हर धार्मिक समूह या इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है। अनुच्छेद 26, किसी व्यक्ति को किसी धर्म के विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये मतलब कुछ लक्षण बताएंगे भारतीय संविधान के, कुछ लक्षण हैं जिसके आधार पर ये बताया गया कि भारतीय संविधान का जो नेचर है वो धर्मनिरपेक्ष है। बाद में वास्तव में ये वाली चीज़ें पहले से शामिल हैं भारतीय संविधान में। प्रीएम्बल है, बेसिक राइट पहले से भारतीय संविधान में है, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भारतीय संविधान को ये मंशा है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के तौर पर स्टैब्लिश किया जाए। वो बात अलग है, बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द, अखंडता और एक और कोई शब्द है वो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और एक और कोई शब्द है, वो 3 शब्द शामिल किए गए थे। तो बाद में धर्मनिरपेक्ष शब्द भले ही जोड़ा गया हो, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का जो मूल भाव है ये पहले से ही भारतीय संविधान में निहित है अलग अलग प्रावधानों में।
ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। किसी भी शैक्षिक संस्थान में किसी भी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट अगला यह है, नागरिकों किसी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और संचालित करने का राइट भी है। ये भी है। हाँ, राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के लिए भी प्रयास करेगा। ये भी सेकुलर स्टेट की बात को दर्शाता है। ये भी है। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिम धारणा और भारत की पश्चिम धारणा में अंतर है, क्योंकि देखो जो विदेश की जो धर्मनिरपेक्षता है उसका मतलब है कि स्टेट और धर्म के बीच में अलगाव, क्योंकि भारत में ऐसा नहीं है, अलगाव नहीं है। भारत जो है किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा तो किसी भी धर्म का विरोध भी नहीं करेगा, मतलब सभी धर्मों को समान नज़रों से देखेगा। ये मतलब है धर्मनिरपेक्षता का भारतीय संदर्भ में। पूछा जाता है कभी कभी डिस्क्रिप्शन में, जैसे कोई प्री पास कर लेता है, मेंस लिखने का आता है, तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता और विदेश की जो धर्मनिरपेक्षता दोनों में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है विशेषता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखो भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधायिका और लोकसभा के चुनाव के आधारस्वरूप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। हर वह व्यक्ति इसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, मतलब मिनिमम 18 वर्ष है या उससे ज़्यादा है, तो उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा के आधार पर कोई भेद किए बिना मतदान करने का अधिकार है। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 18 वर्ष की गई। ये भी पूछा जा सकता है कि किस संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र है 18 वर्ष 21 से 18 कर दी गई थी, तो 61वां संविधान संशोधन। और जो वयस्क मताधिकार इसलिए दिया गया क्योंकि भारत में शुरुआत में क्या थी, गरीबी थी, जनसंख्या बड़ी थी, उच्च गरीबी थी, सामाजिक असमानता थी, अशिक्षा थी। इसको ध्यानगत रखते हुए सबको दिया था वयस्क मताधिकार, उम्र के आधार पर दिया था। हाँ, अब देखो भारतीय संविधान की विशेषता क्या है अगली, एकल नागरिकता। ये है, यद्यपि भारत संविधान फेडरल है, 2 लक्षणों वाला है, एकल व संघीय है। हालांकि भारतीय संविधान फेडरल है, 2 लक्षण वाला। फेडरल का मतलब संघीय है, एकल व संघीय, ठीक है, 2 लक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है, एकल है, संघीय है, ये है का प्रतिनिधित्व करता है। मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, भारतीय नागरिकता, मतलब ये एकल वाली जो है, गैर संघीय वो है, ये विशेषता है। हाँ, एकल नागरिकता वाली बात है। हाँ गाइस, अभी सड़क पर कुछ काम चल रहा है, उसकी वजह से कुछ आवाज़ की दिक्कत आती है, मतलब इधर नॉइज़ डिस्टर्बेंस होता है, उसको ज़रा इग्नोर करना। एकल नागरिकता वाली बात है। इसमें क्या, भारतीय संविधान फेडरल है, 2 लक्षणों वाला प्रतिनिधित्व करता है। फेडरल का मतलब 2 फेडरल है और 2 लक्षण एकल और संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। मगर इसमें केवल एकल नागरिकता प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है। मतलब गैर संघीय लक्षण है, सिंगल सिटीजनशिप, एकल न्यायपालिका, एकीकृत, ये सब है। दूसरी, अमेरिका जैसे देश में क्या है, अमेरिका जैसे देश की बात कही गई है कि अमेरिका जैसे देश में, कहाँ गया यार, ये रहा। दूसरी, अमेरिका जैसे देश में प्रत्येक व्यक्ति के पास में केवल एक देश की नागरिकता होती है। दूसरी, अमेरिका जैसे देश में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है, बल्कि जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता रहती है। जैसे अमेरिका में क्या, 2 नागरिकता मिलती हैं, एक तो वो देश की नागरिकता, एक वो जिस स्टेट में रह रहा है अमेरिका की में उसकी नागरिकता। लेकिन भारत में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब चाहे वो यूपी का है, चाहे राजस्थान का, चाहे एमपी का, उसे सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी बस। वो पूरे देश में कहीं पे भी वो आ जा सकता है, कहीं पे भी वो निवास कर सकता है, धंधा कर सकता है, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे कोई मतलब ट्राइबल एरिया है उसे छोड़कर, ठीक है, उस चीज़ों को छोड़कर बस। भारत में सभी नागरिक चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उन्हें किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता, कुछ मामलों को छोड़कर, जैसे जनजातीय क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का मामला था वो। हालांकि अब जम्मू कश्मीर का मामला भी अब निपटा दिया गया है, मतलब पहले जो स्पेशल वो था उसे स्पेशल स्टेटस है उसे हटा दिया गया है, ठीक है। ये है, पहले ये था कि जम्मू कश्मीर में बाकी देश के लोग जो वहाँ आ जा तो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते, वहाँ रह सकते हैं, लेकिन वहाँ प्रॉपर्टी नहीं अर्जित कर सकते। तो ये गलत है। वो लोग बाकी पूरे देश में आ सकते हैं, तो बाकी पूरे देश के लोग जम्मू कश्मीर क्यों नहीं जा सकते, तो वो गलत था, उस चीज़ को सुधार दिया गया। नेक्स्ट विशेषता क्या है भारतीय संविधान की, वो देखो, स्वतंत्र निकाय, ये है। भारतीय संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका, सरकार
न्याय का अंग ही उपलब्ध कराता नहीं है, बल्कि कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना करता है। मतलब भारतीय संविधान की विशेषता है कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना करता है, जैसे संसद, राज्य विधानसभा, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए निर्वाचन आयोग। मतलब जो केंद्रीय विधायक का, राज्य विधायिका के चुनाव हैं, राष्ट्रपति के जो चुनाव हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव हैं, उन्हें कौन कराएगा? भारत निर्वाचन आयोग कराएगा। भारत का जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वही तो कराता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन हों, चाहे प्रेसिडेंट के हों, चाहे सब प्रेसिडेंट के हों। राज्य व केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण के लिए जो व्यवस्था है वो भी तो कौन करता है? ये है राज्य व केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण के लिए भारत का नियंत्रक महालेखाकार क्या है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये काम करता है। ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं। राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिकता उनके उचित होने पर ही टिप्पणी करते हैं। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग। ये अखिल भारतीय सेवा व उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है। तीसरा है राज्य लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट ये करता है राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य में जो लोक सेवाएं होती हैं उनसे संबंधित एग्जाम कराता है। केंद्र संघीय लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग क्या गैर संघीय लक्षण है? ये राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था करता है, ये संघीय लक्षण है संविधान का। नेक्स्ट है आपातकालीन प्रावधान। थोड़ा सा जल्दी करें, बस एंड होने वाला, फिर 33 का 16 है कुल विशेषण। आपातकालीन प्रावधान क्या है, इनको जरा पढ़ते हैं। देखो, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए आपातकालीन प्रावधान की व्यवस्था है। मतलब आपातकालीन प्रावधान कौन लागू करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसके हिस्से हैं? संसद के। दैट इज संसद की सहमति के आधार पर राष्ट्रपति अनाउंस करते हैं नेशनल इमरजेंसी को। संसद की सहमति के आधार पर, संसद के हिस्सा है ना राष्ट्रपति। संविधान में शामिल करने के हेतु उद्देश्य है देश की संप्रभुता। आपातकालीन प्रावधान क्यों लाए गए हैं? देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, संविधान व देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा देने के लिए संविधान ने 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की है। एक राष्ट्रीय आपातकाल है, एक राज्य आपातकाल है, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राज्य आपातकाल है, एक वित्तीय आपातकाल है। 3 तरह के आपातकाल है भारतीय संविधान में। एक राष्ट्रीय आपातकाल है, एक राज्य आपातकाल है और एक वित्तीय आपातकाल है। जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है वो क्या करता है? 352 के तहत लगाया जाता है। इसमें क्या क्या है? आक्रमण की स्थिति में कोई सशस्त्र विद्रोह होता उसकी स्थिति में 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। हालांकि राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद 352 से अमेंड किया गया बाद में, जब वो इंदिरा गांधी सरकार के बाद की जो सरकार जो आई थी उस समय की जनता से सरकार थी, उसने अमेंड किया। क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार ने सशस्त्र विद्रोह की जगह पहले शब्द था आंतरिक गड़बड़ी, उसके आधार पर उन्होंने देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी। इस गलती को रियलाइज़ करते हुए फिर जनता गवर्नमेंट ने फिर जो है इसमें संशोधन किया था, आंतरिक गड़बड़ी की सशस्त्र विद्रोह शब्द डाला था। नेक्स्ट है राज्य आपातकाल। राज्यों में संवैधानिक तंत्र यदि असफल हो जाता है, मतलब संबंधित राज्य के गवर्नर जब लिखित में राष्ट्रपति को ये संबोधित करके बता देते हैं, और राष्ट्रपति चूँकि संसद के हिस्सा हैं तो संसद में रखते हैं, संसद में चर्चा होती है, फिर संसद ये सर्वसम्मति से बात पारित कर देती है कि हाँ, संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में संवैधानिक तंत्र की असफलता वाली बात है। तो अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्र की असफलता से संबंधित अनुच्छेद 356 है। 356 के बेस पर संवैधानिक तंत्र की असफलता के कारण राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। और 365 के तहत केंद्र के निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्य में। मतलब राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित 2 हैं आर्टिकल, 356, 365। 356 तब है जब संवैधानिक तंत्र की असफलता है राज्य में, और 365 के तहत केंद्र के निर्देशों का अनुपालन न करने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। तीसरा है वित्तीय आपातकाल। देखो, वित्तीय आपातकाल से संबंधित जो आर्टिकल है वो 360 है। इसमें क्या है, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू की जाती है तब 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब वित्तीय अस्थिरता वाली स्थिति होती है तब। भारतीय संविधान जब से भारत में लागू हुआ तब से अब तक कभी भी नहीं लगी है वित्तीय स्थिरता, जो वित्तीय आपातकाल है। बाकी राष्ट्रीय आपातकाल और ये राष्ट्रपति शासन समय समय पर लगते रहे। राष्ट्रीय आपातकाल भी एक ही बार लगा। देखो, अब बात आती है नेक्स्ट। हाँ, यह है त्रिस्तरीय, सुई खत्म। ये टॉपिक फिर ख़त्म हो जाएगी। लास्ट विशेषता है त्रिस्तरीय सरकार। तो मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था
राज्य व्यवस्था है केंद्र और राज्य संगठन के संबंध में प्रावधान केंद्र राज्यों की शक्तियां अंतर्विष्ट थीं। बाद में 73वें 74वें संशोधन के द्वारा 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया, जब इसकी किसी और संविधान में नहीं। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि संघीय संविधान में 2 तरह की सरकारों की व्यवस्था थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। भारत में भी शुरुआत में जो मूल संविधान है उसमें 2 ही, अन्य संविधानों की तरह जैसे संघीय संविधान जो होते हैं, भारतीय संविधान में भी 2 तरह की सरकारों का प्रावधान था, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। लेकिन भारत में बाद में 1992 में 73वां 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया था। हाँ देखो, तो 73वां 74वां संविधान संशोधन के द्वारा बाद में किया गया है ये, मतलब त्रिस्तरीय जो गवर्नमेंट की व्यवस्था है, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार तो पहले से ही थी। 1992 में 73वां 74वां संविधान संशोधन के द्वारा क्रमशः ये सरकार प्रावधान किया गया है। 73वां 74वां ये अर्बन गवर्नमेंट और रूरल गवर्नमेंट से संबंधित है। तो 73वां संशोधन के माध्यम से पंचायतों को, 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया है, रूरल गवर्नमेंट, रूरल जो लोकल गवर्नमेंट है रूरल क्षेत्र में, वो जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है वो 74वां संविधान संशोधन है। क्रमशः रूरल लोकल गवर्नमेंट से संबंधित 73वां है और 74वां संविधान संशोधन अर्बन लोकल गवर्नमेंट से संबंधित है, 1992 में लागू किया गया। ये विशेषता है भारतीय संविधान की। लास्ट भारतीय संविधान पर हम एक नज़र भी डाल सकते हैं, फटाफट इस पर नज़र डाल लेते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, 20, 21, 22, टोटल 22 भाग हैं। देखो हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में कुल भाग जो हैं वो ये हैं। देखो कुल भाग, देखो ये भाग वाली कॉलम है, ये विषय वाली कॉलम है और ये अनुच्छेद, ठीक है, ये अनुच्छेद वाली कॉलम है। तो देखो भाग फर्स्ट में क्या आता है, विषय संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 1 से लेकर 4 तक है। दूसरा भाग 2 में क्या है, नागरिकता से संबंधित है, इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। तीसरा भाग ये है, तीसरा भाग में बेसिक राइट से संबंधित है, इससे संबंधित जो आर्टिकल हैं 12 से 35 है। चौथा जो हमारा है भाग, उससे चौथे भाग में क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, इससे संबंधित जो आर्टिकल हैं 36 से 51 है। फोर्थ ए है जिसमें बेसिक ड्यूटी है, जो कि बेसिक ड्यूटी वाला है 1992 में लेके आए थे, अमेंड किया था भारतीय संविधान, तब लाए बेसिक ड्यूटी, नहीं 1992 में नहीं, ये जो है कौन सा था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही लेके आ गया, क्योंकि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ही लेके आई थी बेसिक ड्यूटी को। फोर्थ है, इससे संबंधित आर्टिकल है 51A। फिर भाग है फिफ्थ, ये है, ये फोर्थ ये हो गया था, फोर्थ ये हो गया, भाग फिफ्थ ये है। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे संघ सरकार से संबंधित है। हाँ फिफ्थ में ये अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। इस तरह से भाग 5 है। और भाग 6 देखते हैं, जो 6 पार्ट है उसे देखते हैं। 6 पार्ट में क्या है, 6 पार्ट में राज्य सरकार है। फिफ्थ में क्या थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, 51 से लेके 151 तक ऐसे कुछ है। और स्टेट गवर्नमेंट में ये तुम्हारे ये हैं 152 से लेकर 213 तक है, ठीक है, ये है। अब बात आती है भाग 6 के बाद भाग 7 आते हैं। भाग 7 में देखते हैं, ये है, सॉरी ये आ गया। हाँ भाग 7 में क्या आते हैं, राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची, ठीक है, 238 ये निरस्त कर दिया भाग 7। भाग 8 आता है, इसमें संघ राज्य क्षेत्र आते हैं, मतलब वो जो यूटी जो आती हैं वो 239 से 242। भाग 9 में क्या आती हैं, पंचायतें, मतलब वही जो रूरल लोकल गवर्नमेंट, भाग 9 में 243 से 243 ऋण। और भाग 9A में क्या आती हैं, नगर पालिका, मतलब अर्बन लोकल गवर्नमेंट, 74वां संविधान संशोधन 243 से 6 तक। भाग 9ख में क्या आती हैं, 9ख ये बोलो या 9B में सहकारी कमेटी, कोऑपरेटिव जो कमेटी है 243 ZS से लेकर 243 ZT। देखो भाग 10 में क्या आती हैं, SC और ST जो क्षेत्र आते हैं वो 244 से 244A। भाग 11 में क्या आते हैं, संघ और राज्यों के बीच में रिलेशनशिप, ये 245 से 263 तक है। भाग 12 में क्या आते हैं, इसमें वित्त संपत्ति संबंधित, फाइनेंस संपत्ति संबंधित हैं, 264 से 300A तक है, ठीक है। भाग 12 तक हो गए। अब भाग 13 में देखते हैं, ये है, अरे 13वां भाग ये है, एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया।